नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। आज का हमारा टॉपिक है वेरिएशन इन रिडबर्ग कांस्टेंट ड्यू टू फाइनाइट न्यूक्लियर मास। हमने इसे पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि किस तरीके से बोहर्स पोस्टुलेट में या फिर बोहर मॉडल में वेरिएशन आता है जब हम न्यूक्लियस का मास कैसा एज्यूम करते हैं, फाइनाइट एज्यूम करते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि इस न्यूक्लियस का मास फाइनाइट एज्यूम करने से रिडबर्ग कांस्टेंट में किस टाइप का वेरिएशन आता है। तो हमने पढ़ा कि जब हमने क्या एज्यूम किया था, जब हमने इस न्यूक्लियस का मास इनफाइनाइटली लार्ज एज्यूम किया था, तब हमने रिडबर्ग कांस्टेंट को कुछ इस तरीके से डिफाइन किया था। R इन्फिनिटी इज इक्वल टू m e की पावर 4 डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर h की पावर 3 इंटू c। इस तरीके से हमने क्या किया था, रिडबर्ग कांस्टेंट को डिफाइन किया था। कब? जब हमने क्या एज्यूम किया था, न्यूक्लियर का मास इनफाइनाइटली लार्ज एज्यूम किया था। ठीक है, तो ये इनफाइनाइट क्या दिखा रहा है कि इस केस में जो न्यूक्लियस का मास है वो क्या है, इनफाइनाइटली लार्ज है। और यहाँ पर m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, E क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, H क्या है, प्लैंक कांस्टेंट, और यहाँ पर C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है। तो हमने पिछले वाले लेक्चर में देखा था कि जब भी हम न्यूक्लियस के मास को फाइनाइट एज्यूम करते हैं, जो ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको हम किससे रिप्लेस कर देते हैं, रिड्यूस्ड मास से क्या कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर इफ अगर ये एज्यूम करूं, इफ मास ऑफ न्यूक्लियस इज फाइनाइट, क्या एज्यूम करूं, मास ऑफ न्यूक्लियस इज फाइनाइट। ठीक है, ये तो कब था, जब मास ऑफ न्यूक्लियस क्या है, इनफाइनाइट है। अगर मैं ऐसा एज्यूम करूं कि जो न्यूक्लियस का मास है वो फाइनाइट है, तब रिडबर्ग कांस्टेंट में जो वेरिएशन आएगा वो मैंने क्या एज्यूम कर लिया, Rm एज्यूम कर लिया। और जहां ये m है, m यानी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसको हम किससे रिप्लेस कर देंगे, म्यू से। म्यू क्या है, यहाँ पर रिड्यूस्ड मास है। ठीक है, तो म्यू और बाकी टर्म तो वैसे रहेंगे, म्यू e की पावर 4 डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर h की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई c। ये क्या आ जाएगा, वेरिएशन आ जाएगा कुछ इस टाइप का कि जब हम क्या एज्यूम करेंगे, न्यूक्लियस का मास फाइनाइट एज्यूम करेंगे। तो वेरिएशन सिंपल क्या कर देंगे हम, जहां मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको किससे रिप्लेस कर देंगे, हम रिड्यूस्ड मास से रिप्लेस कर देंगे। अब रिड्यूस्ड मास को हमने पिछले वाले लेक्चर में डिफाइन किया था। हमने कहा था रिड्यूस्ड मास होता है वो क्या होता है, m स्मॉल m कैपिटल M डिवाइडेड बाई स्मॉल m प्लस का कैपिटल M। ये क्या होता है, रिड्यूस्ड मास होता है। जहां पर जो स्मॉल m है वो क्या है, हमारे पास मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और जो कैपिटल M है वो क्या है, मास ऑफ न्यूक्लियस है। और इस पूरे को हम क्या बोलते हैं, रिड्यूस्ड मास बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा बहुत मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर मैं यहां से क्या करूं, इस m को नीचे ले आऊं तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, m डिवाइडेड बाई, इसे लिख सकता हूं क्या, m अपॉन मास ऑफ न्यूक्लियस प्लस 1, ऐसा लिख सकता हूं। आंसर है हाँ, ऐसा लिखा जा सकता है। तो अब मैं इस इक्वेशन में, मैं इसे क्या कर रहा हूं, इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम कर लूं, इसे मैं इक्वेशन नंबर 2 एज्यूम कर लूं। अब यहां पर इस म्यू की जगह मैं ये वाला टर्म पुट कर सकता हूं। आंसर है हाँ, पुट कर सकता हूं। तो यहां से मेरे पास Rm इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, इस म्यू की जगह ये पूरी वैल्यू पुट कर दी हमने। यानी क्या पुट कर दिया हमने, e की पावर 4 डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर h की पावर 3 इंटू c, तो ऐसे ही रहा। और ये म्यू की जो क्या पुट कर दिया, ये पुट कर दिया क्या, स्मॉल m डिवाइडेड बाई 1 प्लस स्मॉल m डिवाइडेड बाई कैपिटल M, प्लस है, आगे पीछे कर सकते हैं हम इसको। ठीक, तो इस m को मैं इसके साथ लिख सकता हूँ। आंसर है हाँ, लिख सकता हूँ। तो Rm इज इक्वल टू कितना आ गया, इधर से m e की पावर 4 एंड डिवाइड में कितना आ गया, देखो ओके, m e की पावर 4 और यहाँ से क्या, 8 एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर h की पावर 3 मल्टीप्लाई में c, एंड यहाँ क्या बच गया मेरे पास, 1 प्लस स्मॉल m डिवाइडेड बाई कैपिटल M। ठीक है, तो अब देखो, अगर मैं इस टर्म को ध्यान से देखूं, यहाँ पर ये वाला टर्म, इस टर्म को देखूं और इक्वेशन 1 को देखूं, तो ये टर्म किसके बराबर है, इस R इन्फिनिटी के बराबर है। यानी ये टर्म कौन सा टर्म है, ये वो टर्म, यानी ये वो रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू है जब हमने न्यूक्लियस के मास को कितना एज्यूम किया था, इनफाइनाइटली लार्ज एज्यूम किया था। तो मैं यहां से अगर इक्वेशन 1 को मैं इसमें पुट करूं, तो यहां से मैं Rm यानी रिडबर्ग कांस्टेंट इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं, R इन्फिनिटी डिवाइडेड बाई क्या लिख सकता हूं, 1 प्लस स्मॉल m डिवाइडेड बाई कैपिटल M, इतना लिखा जा सकता है। अब ये इक्वेशन हमको ये दिखा रही है कि जो ये Rm की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, छोटी होगी किससे, R इन्फिनिटी से, क्योंकि ये जो क्या हो रहा है यहाँ पर डिवाइड कर रहे हैं हम इसको, तो ये क्या होगा, Rm क्या होगा, R इन्फिनिटी से हमेशा क्या होगा,
छोटा होगा। ना अब एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं किसका, वही फेमस एग्जाम्पल हमारा किसका, फॉर हाइड्रोजन एटम। किसके लिए देखते हैं हम, फॉर एच एटम के लिए देखते हैं। तो फॉर एच एटम जब हमने क्या अज्यूम किया था, जो मास ऑफ न्यूक्लियस है उसको हमने इन्फाइनेटली लार्ज अज्यूम किया था। तो फॉर एच एटम आर इन्फिनिटी इक्वल टू कितना लिखा था हमने कुछ 1.097 कुछ इस टाइप इंटू 10⁻⁷ मीटर इनवर्स। ये क्या लिखे थे, मैं रिडवर्ड कांस्टेंट की वैल्यू लिखी थी कब, जब हमने न्यूक्लियस के मास को क्या अज्यूम किया था, हाइड्रोजन एटम के लिए इनफाइनाइटली लार्ज अज्यूम किया था। अगर हम हाइड्रोजन एटम की बात करते हैं तो हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियस में क्या होता है, एक प्रोटॉन होता है और इसमें क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन इस तरीके से रिवॉल्व कर रहा होता है। अगर यानी में ये क्या है, प्रोटॉन है, यानी इसके न्यूक्लियस में क्या है, सिर्फ एक प्रोटॉन है। अगर मैं इसके लिए क्या निकालूं, अगर मैं ऐसा अज्यूम करूं इसका मास क्या होगा, फाइनाइट होगा, तो इसके लिए जो आर एम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, आर एम इक्वल टू आर इन्फिनिटी डिवाइडेड बाई 1 प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई मास ऑफ न्यूक्लियस। अब इस हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियस में क्या होता है, सिर्फ एक प्रोटॉन होता है, तो इसके जो क्या लिख सकता हूं, मास ऑफ प्रोटॉन भी लिख सकता हूं। आंसर है हाँ लिख सकता हूं, यानी न्यूक्लियस का मास, हाइड्रोजन एटम के लिए जो न्यूक्लियस का मास होगा वो मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो हाइड्रोजन एटम में जो न्यूक्लियस होता है उसमें सिर्फ क्या होता है, एक प्रोटॉन होता है। तो इसको थोड़ा सा और अच्छी तरीके से क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं आर इन्फिनिटी डिवाइडेड बाई, ये क्या है, ओके, ये किसके लिए लिख रहे हैं हम, हाइड्रोजन एटम के लिए, तो यहाँ एम किससे रिप्लेस कर देंगे हम, एस से, ठीक है। आर एच इज इक्वल टू दिस वन एंड यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई मास ऑफ प्रोटॉन आ जाएगा, ठीक। नाउ अब मैं यहाँ से देखो, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय मास ऑफ प्रोटॉन का भी रिलेशन होता है, हम सबको याद होना चाहिए, ये 1836 1 डिवाइडेड बाई 1800, ये इन दोनों का रेशियो इतना होता है। तो इसके जो मैं ये पुट कर दूंगा तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, आर एच, इसकी वैल्यू कितनी है मेरे पास यहाँ पर 1.097 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁷ डिवाइडेड बाई कितना आ गया 1 प्लस, एंड इसकी वैल्यू कितनी होती है 1/1836, इतना क्या आ जाएगा, ये पर मीटर आ जाएगा, ठीक। इसको अगर आप सॉल्व करोगे, मेरे को याद है ये सॉल्व करके कितना आता है, ये सॉल्व करके अप्रॉक्स आता है कितना 1.09677 इंटू 10⁻⁷ पर मीटर, ठीक है। ये तो किसमें लिख दिया हमने, मीटर में लिख दिया, इसको मैं किस में लिख सकता हूँ, सेकंड में भी लिख सकता हूँ, अगर सॉरी ये इसमें मीटर में लिख दिया तो इसको मैं सेंटीमीटर में भी लिख सकता हूं। अगर मैं यहां से आर एच इन सेंटीमीटर लिखना चाहूं तो कितना आ जाएगा, देखो ये 1.09677 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। तो ये वैल्यू किसके लिए थी, ये वैल्यू तब थी जब हमने हाइड्रोजन के न्यूक्लियस का मास इनफाइनाइटली लार्ज अज्यूम किया था, और ये वैल्यू रिडवर्ड कांस्टेंट की ये वैल्यू है किसके लिए, जब हमने हाइड्रोजन के न्यूक्लियस का मास कैसा अज्यूम कर रखा है, फाइनाइट अज्यूम कर रखा है। तो आप देख सकते हैं यहां पर हमको कुछ वेरिएशन देखने को मिल रहा है, बहुत बड़ा वेरिएशन देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन वेरिएशन देखने को मिल रहा है। यहाँ क्या है 97 है और यहाँ कितना है 96 आ जा रहा है, यानी वेरिएशन हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन बहुत ही कम यानी स्मॉल वेरिएशन हमें देखने को मिल रहा है। नाउ ये तो किसके लिए था, हाइड्रोजन एटम के लिए, लेकिन जो रिडवर्ड कांस्टेंट की वैल्यू है वो किस पर डिपेंड कर रही है, मास ऑफ न्यूक्लियस पर डिपेंड कर रही है। इसका मतलब ये हुआ कि जो रिडवर्ड कांस्टेंट की वैल्यू होगी वो एलिमेंट टू एलिमेंट भी क्या करेगी, चेंज करेगी। जब हम हाइड्रोजन एलिमेंट से या फिर हीलियम में जाएंगे तब भी जो रिडवर्ड कांस्टेंट की वैल्यू होगी उसमें क्या आएगा, चेंज आएगा। क्यों चेंज आएगा, क्योंकि जो हाइड्रोजन के न्यूक्लियस का मास होता है वो हीलियम के न्यूक्लियस के मास से क्या होता है, अलग होता है। और रिडवर्ड कांस्टेंट किस पर डिपेंड कर रहा है, मास ऑफ न्यूक्लियस पर डिपेंड कर रहा है। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात कि किसी भी एटम या किसी भी एलिमेंट का जो न्यूक्लियस होता है उसका जो मास होता है उसको कौन डिफाइन करता है, वो उसको डिफाइन करता है कि उस न्यूक्लियस के अंदर कितने न्यूक्लियॉन हैं, यानी कितने न्यूट्रॉन और प्रोटॉन हैं, या इसको सिंपल शब्दों में बोल सकते हैं कि उस न्यूक्लियस का मास नंबर कितना है। तो किसी भी न्यूक्लियस का मास किस पर डिपेंड करता है, उस न्यूक्लियस के मास नंबर पर डिपेंड करता है। तो इसका मतलब हम ऐसे क्या कह सकते हैं, जो रिडवर्ड कांस्टेंट की वैल्यू है किसी भी एलिमेंट के लिए वो किस पर डिपेंड करेगी, उस एलिमेंट के मास नंबर पर डिपेंड करेगी। यानी रिडवर्ड कांस्टेंट की वैल्यू मास नंबर के साथ क्या करेगी, वेरी करेगी। तो अब यहां पर हम एक ग्राफ बनाएंगे और देखेंगे कि रिडवर्ड कांस्टेंट की वैल्यू अलग अलग एलिमेंट के लिए किस तरीके से वेरी करती है। इसे मिटा लेते हैं।
ओके तो हमने यहाँ पर ग्राफ बना दिया, हमने यहाँ पर वर्टिकल एक्सेस में क्या ले लिया, रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू ली। कौन सी वैल्यू, जो किसको सॉल्व करने के बाद आ रखी है, फाइनाइट न्यूक्लियर मास को लेने के बाद जो वैल्यू आ रखी है रिडबर्ग कांस्टेंट की, उसको हमने कहाँ ले लिया, वर्टिकल एक्सेस में, और हॉरिजॉन्टल एक्सेस में क्या ले लिया, हमने मास नंबर ले लिया। ठीक, तो जैसे जैसे हम मास नंबर की वैल्यू बढ़ाते हैं वैसे वैसे जो रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू है उसमें इस तरीके का वेरिएशन देखने को मिलता है। और ये जो लाइन है किसको दिखा रही है, रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू को दिखा रही है जब हमने न्यूक्लियस के मास को कैसा अज्यूम कर रखा है, इनफाइनाइटली लार्ज अज्यूम कर रखा है। ठीक है, जो हर एटम के लिए क्या होगी, सेम होगी, यानी हर एलिमेंट के लिए क्या होगी, सेम होगी। लेकिन जैसे ही हम किसको अज्यूम करते हैं, फाइनाइट मास ऑफ न्यूक्लियस को अज्यूम करते हैं, वैसे ही हमको क्या देखने को मिलता है, वेरिएशन इन रिडबर्ग कांस्टेंट देखने को मिलता है। और वो कुछ इस तरीके का वेरिएशन हमें देखने को मिलता है। और ये ग्राफ हमको दिखाना चाह रहा है कि जो सबसे ज्यादा हमको वेरिएशन देखने को मिल रहा है वो हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम के लिए देखने को मिल रहा है। हाइड्रोजन के लिए जो रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू जब हम फाइनाइट मास अज्यूम करते हैं इतनी होती है, और एक्चुअल में जब हम इनफाइनाइटली लार्ज न्यूक्लियस अज्यूम करते हैं तो वो इतनी होती है। वहीं ड्यूटेरियम के लिए जो रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, इतनी होती है, कुछ अप्रॉक्स यहां पर आएगी। कब, जब हमने न्यूक्लियस के मास को फाइनाइट अज्यूम कर रखा है। लेकिन जब हम न्यूक्लियस के इस ड्यूटेरियम के न्यूक्लियस के मास को इनफाइनाइटली लार्ज अज्यूम करते हैं तब उसकी वैल्यू कुछ इतनी होती है, नहीं इतना वेरिएशन देखने को मिलता है। वहीं हाइड्रोजन के केस में इतना वेरिएशन देखने को मिलता है। और जैसे जैसे हम हैवी न्यूक्लियाई की ओर जाते हैं, यानी मास नंबर की वैल्यू बढ़ाते हैं, जो वेरिएशन है वो क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। और एक टाइम ऐसा आ रहा है कि जो वेरिएशन क्या हो जा रहा है, बहुत ही कम, यानी नेग्लिजिबल हो जा रहा है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि कैसे एलिमेंट टू एलिमेंट रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू में चेंज आ रहा है जब हम क्या कर रहे हैं, न्यूक्लियस के मास को फाइनाइट अज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, नाउ अगर रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू में चेंज आ रहा है, क्या आ रहा है, रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू में चेंज आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमने बोहर्स मॉडल से किसी भी एटम के लिए या फिर हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए स्पेक्ट्रल लाइन की वेवलेंथ को हमने डिफाइन किया था, उस वेवलेंथ में भी क्या आएगा, वेरिएशन आएगा। जैसे कि जब हमने क्या अज्यूम किया था, जब हमने किसी भी न्यूक्लियस के मास को इनफाइनाइटली लार्ज अज्यूम किया था, तब हमने वेवलेंथ को, यानी कि किसी भी स्पेक्ट्रल लाइन की वेवलेंथ को कैसे डिफाइन किया था, हमने पढ़ा था 1/λ इज इक्वल टू R इंफिनिटी इंटू जेड स्क्वायर एंड मल्टीप्लाई बाई 1/n2 का स्क्वायर, या n1 का स्क्वायर कह सकता हूं मैं इसको, माइनस 1/n2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये वेवलेंथ की लाइन हमको कब देखने को मिल रही है, जब कोई इलेक्ट्रॉन n2 ऑर्बिट से n1 ऑर्बिट में जंप कर रहा है। और ये R इन्फिनिटी क्या है, यहाँ पर रिडबर्ग कांस्टेंट है। कब, जब हमने न्यूक्लियस के मास को इनफाइनाइटली लार्ज अज्यूम कर रखा है। लेकिन जब हम न्यूक्लियस के मास को फाइनाइट अज्यूम करते हैं तब जो वेरिएशन, तब हमारे पास जो नया वेवलेंथ निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी, R, इसकी तो क्या लिख दूंगा मैं, आप यहाँ पर R m लिख दूंगा, तो आर एम इंटू जेड स्क्वायर एंड मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, ये तो किसके लिए हो गया, हाइड्रोजन या फिर हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए हो गया। अगर हम एक पर्टिकुलर केस किसके लिए देखेंगे, हाइड्रोजन एटम के लिए देखेंगे, तो हाइड्रोजन एटम के लिए जेड की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा, जेड स्क्वायर की जगह कितना लिख दूंगा मैं, 1 लिख दूंगा। ठीक है, फर्स्ट मैं किसके लिए अज्यूम कर लूँ, फॉर एच एटम। अगर हम किसके लिए देखते हैं, फॉर एच एटम देखते हैं, एच एटम के लिए जेड इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 1/λ इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, रिडबर्ग कांस्टेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम मल्टीप्लाई बाय जेड स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा इधर, 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, तो सिमिलरली मैं किसके लिए देख लूंगा यहाँ पर, अगर मैं फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम यानी हीलियम पॉजिटिव के लिए देखूं, किसके लिए देखूं, फॉर हीलियम पॉजिटिव। He पॉजिटिव क्या है, हाइड्रोजन लाइक एटम है। तो अगर हम फॉर He के लिए देखूं तो यहाँ पर Z इक्वल टू कितना होता है, इसके लिए 2 होता है। तो इसके लिए क्या आ जाएगा, वेवलेंथ क्या आ जाएगी, 1/λ इज इक्वल टू R ऑफ किसके लिए, He के लिए। रिडबर्ग कांस्टेंट फॉर He क्या होगा, डिफरेंट होगा किससे, रिडबर्ग कांस्टेंट फॉर हाइड्रोजन, क्योंकि रिडबर्ग कांस्टेंट वेरी करता है मास नंबर के साथ। तो यहाँ पर रिडबर्ग कांस्टेंट इंटू H फॉर He मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, जेड स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर कितना आ गया यहाँ पर 4, और अंदर तो यही रहा 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2
स्क्वायर। तो इस तरीके से क्या आ जाएगा हमारे पास, स्पेक्ट्रल लाइन की वेवलेंथ में क्या आ जाएगा, वेरिएशन आ जाएगा। क्यों वेरिएशन आएगा, क्योंकि रिडबर्ग कांस्टेंट में वेरिएशन आ रहा है। और रिडबर्ग कांस्टेंट में वेरिएशन क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर न्यूक्लियस का मास कैसे अज्यूम कर रखा है, फाइनाइट अज्यूम कर रखा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमको वेरिएशन देखने को मिलेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक थैंक यू, धन्यवाद।